26 अप्रैल को जहां इलेक्शंस का सेकेंड फेज शुरू हुआ है, वहीं जस्टिस संजीव खन्ना और दीपांकर दत्ता की बेंच ने एक ऐसी खबर सुनाई है जिसने लोगों में काफी मिक्स्ड रिएक्शंस भर दिए हैं। शायद आप समझ गए होंगे कि यहाँ हम बात ईवीएम केस जजमेंट की कर रहे हैं, जहाँ सुप्रीम कोर्ट ने इस केस में पिटिशनर्स के सारे पिटिशन को डिसमिस कर दिया है। हालांकि इन सब के अलावा भी जजमेंट में कई ऐसी इंटरेस्टिंग बातें हैं जो हम इस वीडियो में कवर करेंगे। अब जो जजमेंट की कॉपी रिलीज हो चुकी है और किन बातों पर सुप्रीम कोर्ट की इस बेंच को काफी बैकलैश भी मिला है, आगे देखते हैं। लेकिन उससे पहले देख लेते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले पर खुशी जताते हुए पीएम मोदी ने क्या कहा है और कांग्रेस को कैसे फटकारा है। अभी भी वो परेशान है और इसलिए उनका दिन रात यही काम रहता है, कैसे भी करके ईवीएम हटना चाहिए, ये बटन दबाने वाला खेल बंद होना चाहिए, यही उनका खेल चल रहा है। इंडी गठबंधन के हर नेता ने ईवीएम को लेकर जनता के मन में संदेह पैदा करने का पाप किया है। जैसा कि आपको ध्यान ही होगा कि सुप्रीम कोर्ट बेंच में जस्टिस संजीव खन्ना इस केस में तो बहुत बुरी तरह से ट्रोल हो ही चुके थे। वहीं अब जस्टिस दीपांकर दत्ता के कुछ पॉइंट्स पर भी कई सवाल रेज किए गए हैं। आपको ध्यान होगा कि जस्टिस दीपांकर दत्ता ने कहा था कि ऐसा बेवजह का शक किसी ऑर्गेनाइजेशन पर एक गलत इम्पैक्ट डालता है, और इसी के बारे में डिटेल में बोलते हुए उन्होंने कह दिया कि देश में एक ऐसा ट्रेंड बन गया है कि कुछ ग्रुप्स ऐसे होते हैं जो देश की अकॉम्प्लिशमेंट्स को दबाने की कोशिश करते हैं। यहाँ तो शायद जस्टिस दीपांकर दत्ता इस केस में इन्वॉल्व पिटिशनर्स की ही बात कर रहे होंगे, जिसमें कि एक लीड पिटिशनर एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म है, जिन्हें की सीनियर एडवोकेट प्रशांत भूषण रिप्रेजेंट कर रहे थे। हालांकि वक्त नहीं लगा जब इस जजमेंट के बाद लोगों ने जस्टिस दत्ता को बैकलैश करना शुरू किया कि भला वे ऐसे कैसे एक ग्रुप के बारे में बोल सकते हैं जिसने कई इंपॉर्टेंट टॉपिक्स रेज किए हैं, जिसमें कि इलेक्टोरल बॉन्ड्स का मुद्दा भी शामिल है। एडवोकेट रोहिन भट्ट ने इस बारे में ट्वीट करते हुए कहा, फ्रॉम जस्टिस दीपांकर दत्ता's judgment on the VVPAT, he questions the motive of an organization which has proven through decades of work to strengthen democracy. The attacks on civil society by judges in their orders is a dangerous trend. तो चलिए एक नजर डालते हैं कि आखिर जस्टिस दीपांकर दत्ता ने कहा क्या है। There seems to be a concerted effort to discredit, diminish and weaken the progress of this great nation on every possible frontier. Any such effort or rather attempt has to be nipped in the bud. No constitutional court, far less this court, would allow such attempt to succeed as long as the court has a say in the matter. सिर्फ यही नहीं बल्कि जस्टिस दीपांकर दत्ता ने तो पिटिशनर्स द्वारा फाइल्ड रिट पिटिशन की मेंटेनेबिलिटी पर ही सवाल उठाया है। जी हाँ, आपने सही सुना। अपने जजमेंट में इस बारे में उन्होंने स्टेट किया है, द फर्स्ट इज द वेरी इशू ऑफ मेंटेनेबिलिटी ऑफ रिट पिटिशंस ऑफ द नेचर प्रेजेंटेड बिफोर अस। Should mere suspicion of infringement of a right be considered adequate ground to invoke the writ jurisdiction? In my opinion, the answer should be no. और यहाँ जस्टिस दीपांकर दत्ता शांत नहीं बैठे हैं और आगे स्टेट भी किया कि आर्टिकल 32 और 226 के तहत लोगों को सीरियस मैटर्स कोर्ट के सामने प्रेजेंट करने चाहिए और न कि ऐसे मैटर्स जिसमें ना कोई पुख्ता सबूत है और बस शक बढ़ा हुआ है। He stated, though a writ of right, it is not a writ of course. The writ jurisdiction under Article 32 to 26 of the Constitution of India being special and extraordinary, it should not be exercised casually or lightly on the mere asking of a litigant based on suspicions and conjectures, unless there is credible, trustworthy material on record to suggest that adverse action affecting a right is reasonably imminent or there is a real threat to the rule of law being abrogated. जस्टिस दीपांकर दत्ता ने तो ये पॉइंट भी उठाया है कि कोर्ट्स को सेम मुद्दों पर बार बार हियरिंग करके अपना टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए, और वो भी तब जब सेम पिटिशन में कोई नई बात नहीं होती है। इस बारे में ही है स्टेटेड, The court must come to the conclusion that the petition is not just an old wine in a new bottle, but rather raises substantial grounds not previously addressed in litigation. Only under page 17 of 18 these circumstances may it consider such a petition. Otherwise, it is within its authority to dismiss it at the threshold. जिसमें फर्दर उन्होंने ये ऐड किया है कि उम्मीद है कि ये मामला अब हमेशा के लिए बंद हो जाएगा और तभी वापस उठेगा जब ठोस सबूत मिल पाए। Justice Dipakar Datta stated, this issue at hand of doubting the efficacy of the EVMs has been previously raised before this court and it is imperative that such issue is concluded definitely now. Going forward, unless substantial evidence is presented against the EVMs, the current system will have to persist with enhancements. आपको बता दें कि जस्टिस दीपांकर दत्ता ने तो यहाँ तक कह दिया था कि पिटिशनर्स ने तो अपने फंडामेंटल राइट भी एस्टैब्लिश नहीं किए हैं कि आखिर उनका क्या हक है 100% VVPAT स्लिप्स वेरिफिकेशन मांगने का। जी हाँ, आपने सही सुना। He stated, the petitioners have neither been able to demonstrate how the use of EVMs in elections violates the principle of free and fair elections, nor have they been able to establish a fundamental right
certified to 100% VVPAT slips tallying with the votes cast. अब बात करते हैं जस्टिस संजीव खन्ना के दिए जजमेंट की, जो कि इस केस में बेंच के सीनियर जज थे। जैसा कि हमने आपको वीडियो की शुरुआत में भी बताया है कि जस्टिस संजीव खन्ना ऑलरेडी इस केस में बहुत बुरी तरह से ट्रोल हो गए थे, क्योंकि कहीं ना कहीं उन पे ये इल्जाम लग रहा था कि उन्होंने इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को फेवर किया है। अब इस बात में कितनी सच्चाई है, इसका फैसला हम आप पर छोड़ते हैं, लेकिन आपको बता दें कि हियरिंग के दौरान जस्टिस संजीव खन्ना ने ECI से भी कई सवाल जवाब किए थे। हालांकि जजमेंट में उन्होंने एक शॉकिंग बात बताई कि वे चाहते तो पिटिशनर्स द्वारा इस केस को डायरेक्टली डिसमिस कर सकते थे, पर उन्हें ये अच्छा मौका लगा लोगों को समझाने का कि भला EVM काम कैसे कर सकता है, और इसी के बारे में ही है स्टेटेड, वी कुड हैव dismissed the present writ petitions by merely relying upon the past precedents and decisions of this court, which in our opinion are clear and lucid, and has repeated challenges based on suspicion and doubt without any cogent material and data are execrable and undesirable. However, we would like to put on record the procedure and safeguards adopted by the ECI to ensure free and fair elections and the integrity of the electoral process. For this purpose, we shall refer to and take on record the features of EVMs. Lastly, we would give 2 directions and take on record suggestions for consideration of the ECI. इस जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट बेंच ने ये श्योरिटी दी है कि वे किसी भी हालत में बैलेट पेपर्स पर नहीं जाने वाले हैं, और कुछ चेंजेस करने होंगे तो आने वाले दिनों में EVM में ही वो चेंजेस देखने को मिलेंगे। जस्टिस संजीव खन्ना ने तो अपने जजमेंट में शो भी किया था कि EVM और VVPAT के फायदे क्या है, लेकिन आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट के इस जजमेंट से लोगों में बहुत ही मिक्स्ड रिव्यूज है, इसमें कोई शक नहीं। तो चलिए अब देखते हैं कि असल में इस केस के लीड पिटिशनर सीनियर एडवोकेट प्रशांत भूषण का क्या थॉट प्रोसेस है। So today the Supreme Court delivered its judgment on EVM and VVPAT. Our demand was that because the EVMs have a programmable memory and therefore can be manipulated, so in order to avoid public apprehension about the integrity of the EVMs, one of the 3 things could be done. Either you go back to paper ballots, or you give the VVPAT slip in the hands of the voter, which can be put in the ballot box and then counted, or in the alternative, the black glass of the VVPAT machine should be made transparent, or at least the light should remain on for all the time, so that people can see what is happening inside the VVPAT, and also 100% counting of the VVPAT slips. The court has not accepted our demands, but has directed the Election Commission to examine that if barcodes can be put on the ballot, on the VVPAT slips, so that the VVPAT slips can be mechanically counted by a counting machine. Also, secondly, they have said that the symbol loading unit. देखते हैं कि आने वाले दिनों में इस केस से रिलेटेड और कौन से अपडेट्स देखने को मिल सकते हैं। अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। Until then, keep following लॉ चक्रा।